हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और आपको पता ही है कि मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूँ। तो ये बिजनेस स्टडी है जो हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और CBSE का सिलेबस है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर RK सिंगला हैं। और ये बात मैं आपको हर बार इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई नया व्यूवर हो जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो उसे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आज मैं आपके चैप्टर 7 निर्देशन की एक्सरसाइज 7.2 के साथ हाजिर हूँ। ठीक है, इससे पहले की एक्सरसाइज 7.2 और 7.1 आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको जाकर देख लें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो आज की इस एक्सरसाइज 7.2 के हम जानने वाले हैं अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। ठीक है, और इसकी जो विधियां हैं, वित्तीय प्रोत्साहन और अवित्तीय प्रोत्साहन, इनके बारे में भी जानेंगे कि वित्तीय प्रोत्साहन क्या होता है और अवित्तीय प्रोत्साहन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की परिभाषा। वैसे इसकी परिभाषा 7.1 में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से इसे दोहरा लेते हैं। तो इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा कर देती है। इसका मतलब ये है कि अभिप्रेरणा है जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को, जो उनको उद्देश्य प्राप्त करना होता है उसके लिए उनको जागरूक कर देती है, उनको उत्तेजना उनमें पैदा कर देती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताएं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहली वीडियो 7.1 में बताया था कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन दो प्रकार की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। ठीक है, तो उन बातों को भी हम यहीं पर जान लेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली है आपकी अभिप्रेरणा एक आंतरिक अनुभव है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होती है। ठीक है, अभिप्रेरणा है जो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, ठीक है, जो कि व्यक्ति होता है, व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होती है अभिप्रेरणा। अगला आपका है अभिप्रेरणा से लक्ष्य प्राप्ति व्यवहार पैदा होता है। अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो कर्मचारियों को उद्देश्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए पदोन्नति। ठीक है, अब जो अभिप्रेरणा है वो एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा माध्यम है जो कर्मचारियों को उद्देश्य प्राप्ति की ओर तेजी से आगे बढ़ाती है। ठीक है, जैसे कि पदोन्नति। अगर किसी कर्मचारी को पता हो कि उसका पदोन्नति होने वाला है तो वो कार्य को जल्दी जल्दी करके उद्देश्य को जल्दी प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, अभिप्रेरणा से लक्ष्य प्राप्ति व्यवहार पैदा होता है। ठीक है, तो अगला है आपका अभिप्रेरणा सकारात्मक तथा नकारात्मक हो सकती है। ठीक है, अब वो पॉइंट यहाँ पर आ गया कि मोटिवेशन नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो समझ लेते हैं इसको कैसे होता है। तो अभिप्रेरणा की दृष्टि से कर्मचारी दो तरीके के होते हैं, पहला काम करने वाला और दूसरा कामचोर। ठीक है, जो काम करने वाले होते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, जो कि सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, और जो कामचोर होते हैं उन्हें पदोन्नति, निष्कासन आदि से डराकर प्रोत्साहित करते हैं, जो कि नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो अभिप्रेरणा है उसकी दृष्टि से दो प्रकार के कर्मचारी होते हैं, पहला जो काम करते हैं और दूसरा जो काम चोर होते हैं। ठीक है, तो जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको पुरस्कृत करके उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसे सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। अब दूसरी बात है कामचोर। तो जो कामचोर कर्मचारी होते हैं उन्हें पदोन्नति यानी डिमोशन और निष्कासन यानी कि उन्हें काम से निकाल देने से, धमकी से डरा कर उनको प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो आगे से काम चोरी ना कर सकें, अच्छे से काम करें। ठीक है, तो ये होता है जो इसे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो सकारात्मक और नकारात्मक में डिफरेंस है वो आपको पता लग गया होगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और अगला देख लेते हैं। तो अगला है आपका अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है। एक संगठन में विभिन्न प्रकृति के लोग काम करते हैं और सभी की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। इसलिए सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक तथा अमौद्रिक विधि का प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरणा होती है जो कि एक जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि एक संगठन में विभिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं और सभी की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसीलिए सभी को एक विधि से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए व्यक्ति के आवश्यकता के अनुसार, जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता मौद्रिक है तो उसको मौद्रिक विधि से ही अभिप्रेरित किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ कोई कर्मचारी है जिसके लिए मौद्रिक कोई मान्यता नहीं रखती, उसके लिए अमौद्रिक विधि मान्यता रखती है, क्योंकि उसको अपने पद पहचान से ज़्यादा लगाव है, तो उसको अमौद्रिक विधि यानी उसी से उसको अभिप्रेरित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी अभिप्रेरणा की विशेषताएं खत्म होती हैं। अब जान लेते हैं
मास्लो की आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा की मास्लो ने जो जो उसकी विचारधारा है आवश्यकता की प्राथमिकता मतलब कौन सी आवश्यकता को पहले और कौन सी आवश्यकता को बाद में जिसने बताया है उसको जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मास्लो की मान्यताएं जान लेते हैं कि मास्लो की कुछ मान्यताएं थी वो कौन सी थी। तो पहला है लोगों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। तो मास्लो का मानना यह है कि जो लोगों का व्यवहार होता है वो उनकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है, मतलब लोगों की जो आवश्यकता होती है उसी के प्रति उनका व्यवहार बदलता रहता है। ठीक है, अगला है लोगों की आवश्यकताएं अनेक हैं लेकिन उनका क्रम निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, मास्लो का मानना यह था कि लोगों की आवश्यकताएं तो अनेक हैं लेकिन उनका हम क्रम निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करना है और कौन सी आवश्यकता को बाद में पूरा करना है। ठीक है, अगला है लोग अगली आवश्यकता पर तभी जाते हैं जब पहली आवश्यकता संतुष्ट हो जाए। अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब मास्लो का यह मानना था कि लोग अगली आवश्यकता पर तभी जाते हैं जब उनकी पहली आवश्यकता पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ मान्यताएं थी मास्लो की। अब जान लेते हैं मास्लो के अनुसार आवश्यकता क्रम, मतलब मास्लो ने जो आवश्यकता क्रम निर्धारित किया है वो क्या है। तो सबसे पहला है उसका शारीरिक आवश्यकता। जो भी मनुष्य कर्मचारी जो भी होते हैं वो सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकता को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इस श्रेणी में वे आवश्यकताएं सम्मिलित की जाती हैं जिनको मनुष्य के जीवित रहने के लिए सबसे पहले संतुष्ट किया जाता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। इसका मतलब ये है कि शारीरिक आवश्यकता में वो चीज़ें आती हैं जो मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक होती हैं, जिनको सबसे पहले संतुष्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। कोई भी व्यक्ति हो सबसे पहले इन तीनों चीज़ों की ही पूर्ति करता है, ये आवश्यकताएं ही पूरी करता है। ठीक है, जो कि शारीरिक आवश्यकता के अंदर आती हैं। तो अब दूसरी आवश्यकता देख लेते हैं। तो दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा व बचाव की आवश्यकताएं। ठीक है, शारीरिक आवश्यकता संतुष्ट हो जाने के बाद मनुष्य का ध्यान अपनी सुरक्षा की ओर जाता है। जब मनुष्य का पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है तब उसका ध्यान अपनी सुरक्षा और बचाव पर जाता है। उसमें अपनी वो भौतिक और अपनी आर्थिक सुरक्षा के बारे में चिंतित रहता है। भौतिक सुरक्षा का मतलब उसका कहीं एक्सीडेंट दुर्घटना ना हो जाए या कोई रोग वोग ना हो जाए उसे। ठीक है, और आर्थिक का मतलब जो उसके काम या जॉब वॉब कर रहा हो तो वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इनके बारे में वो चिंतित हो जाता है, जो कि सुरक्षा व बचाव की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है आपका संबंधन व सामाजिक आवश्यकताएं। इसका अभिप्राय इसने दूसरों से जुड़ना मित्रता की आवश्यकताओं से है। तो जब व्यक्ति की शुरू की दो आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब वो समाज से जुड़ता है। ठीक है, दूसरों से जुड़ता है, दूसरों के साथ मिलता है और मित्रता करना चाहता है। इन सब की आवश्यकताओं का उसे कमी महसूस होती है। ठीक है, जो कि संबंधन व सामाजिक आवश्यकताओं को दर्शाता है। तो अगला है सम्मान की आवश्यकताएं। इसका अभिप्राय आत्मसम्मान, स्वायत्तता, पद पहचान की आवश्यकताओं से है। जब व्यक्ति की तीन आवश्यकताएं पूरी रहती हैं तब वो चौथी आवश्यकता में सम्मान की आवश्यकता की ओर चिंतित होता है। इसमें वो क्या देखता है, इसमें वो अपनी पद के देखता है कि उसका पद अच्छा हो, ऊंचे पद पर हो, वो अपनी पहचान खुद की बनाना चाहता है। ठीक है, आत्मसम्मान प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो ये जो सारी होती हैं वो सम्मान की आवश्यकता में होती हैं। और लास्ट है पांचवा, आत्म प्राप्ति की आवश्यकता है। इसका अभिप्राय एक व्यक्ति की क्षमता को उच्चतम स्तर तक ले जाने की चाह से है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एक व्यक्ति होता है इसमें वो क्या चाहता है कि अगर जो भी वो काम कर रहा है वो उसका स्पेशलिस्ट बन जाए। ठीक है, विशेषज्ञ बन जाए। जैसे कोई व्यक्ति है जो कि जैसे कि वो इलेक्ट्रिक का काम करता है तो वो इलेक्ट्रिक का विशेषज्ञ बन जाए, स्पेशलिस्ट बन जाए, तभी जाकर उसको आत्म प्राप्ति होगी। क्योंकि आप जब विशेषज्ञ बन जाते हैं तो इससे आगे कुछ नहीं होता, यहाँ पर व्यक्ति को अपना आत्म प्राप्ति हो जाती है, वो संतुष्ट पूरी तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मास्लो की विचारधाराएं थी और आवश्यकताएं क्रम थी वो हमने यहाँ पर देख ली, पढ़ ली और समझ ली। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मौद्रिक तथा अमौद्रिक प्रेरणाएं। मौद्रिक प्रेरणाएं जिसे कि वित्तीय प्रेरणा भी कहते हैं। तो इसका अभिप्राय उन प्रेरणाओं से है जो प्रत्यक्ष मुद्रा के रूप में होती हैं तथा जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, तथा ये कर्मचारियों की शारीरिक व सुरक्षा की आवश्यकता संतुष्ट करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने वाले 80-90% ऐसे व्यूअर हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आते रहें। तो केवल 10% ऐसे हैं व्यूवर्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और 90% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें। तो अब इसका मतलब ये है कि मौद्रिक प्रेरणा वो प्रेरणा होती है जिनको प्रत्यक्ष मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। ठीक है, और ये जो मौद्रिक प्रेरणाएं होती हैं वो कर्मचारियों की शारीरिक और
सुरक्षा और बचाव की आवश्यकता जो होती है उनको संतुष्ट करने में सहायक होती हैं, संतुष्ट करती हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि मौद्रिक प्रेरणाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका वेतन और भत्ते। ठीक है, वेतन और भत्ते भी मौद्रिक प्रेरणाएं का ही एक उदाहरण है। कर्मचारी होते हैं जो वो वेतन और अपने भत्ते से भी प्रेरित होते हैं। तो कैसे होते हैं, हर एक साल उनके वेतन और भत्तों को बढ़ा दिया जाता है जिससे कि कर्मचारी अभी प्रेरित होते हैं। ठीक है, अगला है आपका उत्पादकता और मजदूरी। ठीक है, ये उत्पादकता और मजदूरी जो है इससे भी कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं। इससे अभिप्रेरित इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें कर्मचारियों से कह दिया जाता है कि जितनी ज़्यादा वो उत्पादन करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी सैलरी मजदूरी होगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे उतना ज़्यादा उनकी मजदूरी बनेगी। तो इससे कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करने का, उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला है बोनस। आपको पता ही होगा बोनस वो होता है जो कर्मचारियों के अच्छा मतलब अच्छा प्रदर्शन करने के बदले में दिया जाता है, वो बोनस होता है। ठीक है, तो इससे भी कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं। अगला है लाभ भागिता। लाभ भागिता का मतलब ये है कि जो कर्मचारियों की जो सामान्य मजदूरी, वेतन, भत्ते जो भी हैं उनके अलावा जो संगठन को लाभ होता है उन संगठन के लाभों में कर्मचारियों को हिस्सा देना। ठीक है, तो जो संगठन के जितना भी लाभ होता है उसमें से कर्मचारियों को हिस्सा दिया जाता है, तो इससे भी कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं। अगला है सहभागिता। तो सहभागिता का मतलब ये होता है कि जो कर्मचारी की वेतन, भत्ते और मजदूरी होता है उसके अलावा जो संगठन की जो पूंजी होती है उन पूंजियों में कर्मचारियों को भाग देना सहभागिता कहलाता है। ठीक है, अगला है सेवानिवृत्त लाभ। अब सेवानिवृत्त लाभ वो होता है जो कि कर्मचारी को रिटायर हो जाने के बाद दिया जाता है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड और उपदान यानी ग्रेजुएटी। ठीक है, तो उपदान वो राशि होती है जो कर्मचारी को रिटायर होते समय भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो अगला है आपका अनुलाभ। अनुलाभ का मतलब वो सारी सुविधाएं होती हैं जो संगठन एक कर्मचारी को मुफ्त में प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि किराया मुक्त मकान, कार हो गई, नौकर हो गए। ठीक है, और मेडिकल सुविधा भी कर्मचारी को कभी कभार मुफ्त में प्रदान की जाती हैं। तो ये सारी जो होती है वो सारी की सारी अनुलाभ के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये थी मौद्रिक प्रेरणाएं की मौद्रिक प्रेरणाएं कौन कौन से होते हैं, मौद्रिक प्रेरणाएं के उदाहरण। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अमौद्रिक प्रेरणाएं जिसे अवित्तीय प्रेरणा भी कहते हैं वो क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो इसका अभिप्राय उन प्रेरणाओं से है जिनका मुद्रा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ये कर्मचारियों की सामाजिक तथा सम्मान व आत्म प्राप्ति की आवश्यकता संतुष्ट करने में सहायक है। तो इसका मतलब ये है कि अमौद्रिक प्रेरणा वो प्रेरणा है जिसका मुद्रा के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ठीक है, तथा ये कर्मचारियों की सामाजिक तथा सम्मान व आत्म प्राप्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सहायक है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं और जान लेते हैं कि अमौद्रिक प्रेरणाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो पहला है पद। हर एक कर्मचारी का अपना अलग अलग पद होता है, कोई छोटे पद पर होता है, कोई बड़े पद पर होता है और उन्हीं के अनुसार उनका उत्तरदायित्व भी होता है। परंतु जो कर्मचारी होते हैं वो सारे बड़े पद पर जाने की चाह रखते हैं, बड़े पद पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनको उनके पदों में बढ़ोतरी कर कर उनको अभिप्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, अगला है संगठनात्मक वातावरण। प्रत्येक कर्मचारी एक अच्छे संगठनात्मक वातावरण में काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना हो, ठीक है, पीने का अच्छा पानी हो, सुरक्षा वहाँ पर हो, उनको कोई चोट ना लग सके, कोई हानि ना हो। ठीक है, तो ऐसे वातावरण को सुनिश्चित करके ऐसा वातावरण वहाँ पर उपलब्ध करा के कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। अगला है कैरियर बढ़ोतरी अवसर। प्रत्येक कर्मचारी चाहता है कि वो आगे तरक्की करे। ठीक है, इसका मुख्य उदाहरण आपका पदोन्नति। ठीक है, तो पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण और विकास की सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ती हैं। तो ऐसा कराने से क्या होता है, जो कर्मचारी होता है उसका पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाता है जिससे कि वो अभिप्रेरित होता है। ठीक है, अगला है कार्य संपन्नता। कार्य संपन्नता का मतलब क्या होता है, कार्य संपन्नता का मतलब होता है कार्य के महत्व को बढ़ाना। मतलब एक ऐसा जॉब जिसमें कि अधिकार, उत्तरदायित्व और चुनौतियों का क्षेत्र बड़ा हो। ठीक है, ज़्यादा हो और उच्च स्तरीय ज्ञान अनुभव की आवश्यकता होती हो और व्यक्तिगत विकास के लिए अवसर भी उपलब्ध हो उसमें। ठीक है, और निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता हो। तो इस प्रकार की जॉब प्राप्त करके कर्मचारी अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं और अभिप्रेरित भी होते हैं। ठीक है, अगला है कर्मचारी पहचान कार्यक्रम। तो कर्मचारी पहचान कार्यक्रम में क्या होता है, प्रत्येक कर्मचारी की ये इच्छा होती है कि वो एक ऐसे संगठन में महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाए। ठीक है,
मतलब उसकी पहचान हो और वो सबसे अलग दिखे, ठीक है। तो ऐसा करके भी कर्मचारी को अभिप्रेरित किया जा सकता है। अगला है सेवा सुरक्षा। सेवा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण अद्वितीय अभिप्रेरक है। सेवा सुरक्षा का मतलब नौकरी की स्थिरता से है, मतलब कि उनको उनकी जॉब से ना निकाला जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए वहाँ पे कि जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाए कि उनको उनके जॉब से कभी भी निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ से कर्मचारी क्या होता है, वो संतुष्ट रहता है और अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगा पाता है, उसको कोई चिंता नहीं होती कि मेरा जॉब चला जाएगा, ठीक है। तो इससे भी कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं। तो अगला है कर्मचारी भागीदारी। कर्मचारी भागीदारी का मतलब होता है कि जब भी कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लिया जाए तो उनमें कर्मचारियों को भी भागीदारी, उन कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए और उनके सुझाव जाने जाएं कि क्या उनके लिए सही है या नहीं है, ठीक है। तो इससे भी कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं। अगला है कर्मचारी सशक्तिकरण। कर्मचारी सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि कर्मचारियों को अधिक स्वायत्तता, अधिक शक्तियाँ प्रदान कर दी जाए, जिससे क्या होता है, कर्मचारी स्वतंत्र हो जाते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार भी काम करते हैं, जिससे कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अमौद्रिक प्रेरणाएं के स्रोत थे, उदाहरण थे जो हमने यहाँ पर जान लिए और समझ लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मौद्रिक और अमौद्रिक खत्म होता है। अब जान लेते हैं कि मौद्रिक और अमौद्रिक में अंतर क्या होता है, डिफरेंसेस क्या है इन दोनों में, ठीक है। ये अंतर का आधार है, ये मौद्रिक और ये अमौद्रिक। तो सबसे पहले इनका नाप जानते हैं। तो मौद्रिक में इसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, ठीक है। आपको पता है कि जो मौद्रिक होता है उसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, और अमौद्रिक इसे मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता, ठीक है। जो अमौद्रिक प्रेरणा होती है उसको मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके उदाहरण मैंने आपको ऊपर बताया, पद, संगठनात्मक वातावरण, करियर और बढ़ोतरी अवसर, ये सब होते हैं, ठीक है, जिन्हें मापा नहीं जा सकता। अब देख लेते हैं इनकी उपयुक्तता कहाँ पर है। तो ये श्रमिकों के लिए उपयुक्त है। जो मौद्रिक है ये श्रमिकों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। लेकिन अमौद्रिक है जो, ये श्रमिकों के लिए अधिक उपयुक्त है। लेकिन जो अमौद्रिक प्रेरणा है वो मौद्रिक प्रेरणा से अधिक उपयुक्त है श्रमिकों के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनका संतुष्टि का स्तर कहाँ होता है। तो मौद्रिक का ये निम्न स्तरीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। जो मौद्रिक प्रेरणा होती है वो निम्न स्तरीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। और जो अमौद्रिक प्रेरणा है ये उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, जैसे कि सम्मान, पद और आत्म प्राप्ति। इन सब जो उच्च स्तरीय जो आवश्यकताएं होती हैं उनको अमौद्रिक प्रेरणाओं द्वारा संतुष्ट किया जाता है। अब देख लेते हैं कि इनमें देखने योग्य क्या है, ठीक है। मौद्रिक प्रेरणा, मौद्रिक प्रेरणा को देखा जा सकता है क्योंकि इसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, ठीक है। मौद्रिक प्रेरणा है जो इसे देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है, क्योंकि हम इसे मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अमौद्रिक। तो अमौद्रिक प्रेरणा को देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसे मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता, ठीक है। जो अमौद्रिक प्रेरणा है इनको रूप में मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता, इसलिए इनको हम देख भी नहीं सकते, ठीक है। जैसे आप पद को देख सकते हो, क्या संगठनात्मक वातावरण देख सकते हो, नहीं, इनको महसूस किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर मौद्रिक और अमौद्रिक प्रेरणा में जो अंतर थे वो स्पष्ट हो गया होगा आपको। यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा है, अच्छा समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो समझ में आई नहीं है, क्या समझ में नहीं आई, ताकि आगे से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश की जा सके। और अगर आपका कोई दोस्त है जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहता है तो उसके साथ शेयर जरूर करें। और अंत में एक लाइक जरूर करना अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छा लगा हो तो। अगली वीडियो में आपके साथ अगले चैप्टर के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।